नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार के बारे में। वो बिहार जहां नालंदा विश्वविद्यालय में बहुत सारे देश और विदेशों से लोग आते थे पढ़ने के लिए। वही बिहार के आज ऐसी स्थिति हो गई है जहां ना तो खाने के लिए मिलता है और ना ही आसानी से खेती होती है। और हमारे किसान लोग और हमारे नौजवान साथियों बाहर जाते हैं काम करने के लिए। आखिर क्यों जाते हैं, उसी मुद्दा को आज हम देखेंगे। बिहार, वो बिहार जहाँ एक नहीं कई चीनी मिल थी। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों 1914 आते आते तक दरभंगा के लोहिता और रायन चीनी मिल। इतना ही नहीं दोस्तों, पश्चिम चंपारण के लोरियन चीनी मिल चीनी उत्पादन स्टार्ट भी हो गया था। इतना ही नहीं दोस्तों, 1918 से लेकर 1920 तक में सिवान और समस्तीपुर का चीनी मिल भी स्टार्ट हो गया था। कितने चीनी मिल तो स्टार्ट होने से पहले ही बंद करा दिया गया, जिसका कुछ उदाहरण अभी आप ये देखिए। सीतामढ़ी चीनी मिल, सकरी चीनी मिल, वन टाइम एशिया का बिगेस्ट शुगर मिल, बनमनखी पूर्णिया मिल। इतने सारे चीनी मिल अगर खुल जाते तो किसानों को अपना शुगर कैन यानी कि गन्ना किसी दलालों के हाथ नहीं बेचना पड़ता। हाथों से किए गए मेहनत और गन्ने की खेती का सही दाम मिल पाता, जिससे किसानों को बहुत सारे मनी से हेल्प हो जाता। बात सिर्फ चीनी मिल का नहीं है दोस्तों, बात है बहुत सारे हमारे बिहार के उद्योग का, जैसे कि पेपर मिल। सहरसा का पेपर मिल, एक पेपर मिल में दोस्तों कम से कम 1000 से 1500 स्टाफ तो जरूर काम कर सकता था। इतना ही नहीं दोस्तों, हमारे बिहार के किसानों को बांस यानी बॉम्बू की अच्छे सेल के साथ अच्छी कीमत मिलती और उसका अच्छा मार्केट का डिमांड बनता, जिससे वो अपने बांसों को बेचकर बहुत अच्छे मुनाफा कमा सकते थे। और बांसों की कीमत कम से कम 400 से 500 रुपये पीस तो ज़रूर मिल जाता और किसानों को अपने बांस को दूसरे देश या दूसरे राज्य या दूसरे शहर में सप्लाई नहीं करना पड़ता, वो भी दलालों के थ्रू, और उसे अपने बांसों की अच्छी कीमत मिलती और उसे मेहनत का फल मिलता। दोस्तों, इसमें सिर्फ चीनी मिल या पेपर मिल ही नहीं शामिल है, इसमें और बहुत सारे हम बिजनेस को शामिल किए हैं। और अभी तक अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आगे बात करेंगे दोस्तों हम लोग जूट के बारे में। जूट की खेती, जो कि हमारे देश की सबसे अच्छी खेती मानी जाती है, जूट की खेती। बिहार के एक छोटे से राज्य कटिहार में जूट की मशीनें लगी और वो मशीन चालू होने से पहले ही बंद करा दिया गया। अगर कोई भी कंपनी अपनी मशीन या अपने कंपनी पर इन्वेस्ट करता है, तो अगर उसे चालू नहीं हुआ तो कोई भी कंपनी वो राज्य जाने से वो देश जाने से डरेगा, क्योंकि वो अपना पैसे वहाँ पे खर्च करते हैं। तो दोस्तों, कटिहार में ऐसे ही जूट की मशीन लगी और वो चालू होने से पहले ही उसे बंद कर दिया गया या बंद करा दिया गया। सोचने वाली बात है दोस्तों, अगर अभी वो जूट का उद्योग मशीन या फिर पेपर मिल या फिर चीनी मिल अगर स्टार्ट होता तो कहीं ना कहीं अभी हम लोग बिहार कहीं ज़्यादा ऊपर चल गए होते। और सोचने वाली बात यह भी है कि हम लोग दूसरे राज्य, दूसरे देश या फिर दूसरे शहर नहीं जाते पैसे कमाने। हमको अपने आस पड़ोस के शहर में ही अच्छे वर्क मिल जाता, अच्छा काम मिल जाता और अच्छे पैसे भी मिलते। दोस्तों, कहीं ना कहीं हम लोग खुद अपना भी गड़बड़ी करते हैं। जैसे कोई भी कपड़ा पहनते हैं तो विदेश के कपड़ा या मैन्युफैक्चर दूसरा राज्य या दूसरे देश का मैन्युफैक्चर वाले ड्रेस को पहनते हैं, या कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं तो दूसरे देश का मैन्युफैक्चर रहता है। और जो हमारे खुद इंडिया में जो मैन्युफैक्चर होते हैं, जो हमारे देश में मैन्युफैक्चर होते हैं, उस चीज़ को हम लोग ज़्यादा यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा कॉस्टली होता है। बात सही है दोस्तों कि हमारा देश जो है बहुत दिन तक अंग्रेज़ों के गुलाम रहे, जिसके वजह से हमारे देश के बहुत सारी कीमती चीज़ गायब हो गए हैं। और अभी जो हमारा कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा कोई भी मशीन पे, तो कहीं ना कहीं वो पूंजी लगाएगा तो अपना पैसा का सोचेगा कि थोड़ा ज़्यादा मुनाफा हो, और कम भी मुनाफा लेगा तो अपना कुछ बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है और थोड़ा सा पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाता है, तो जिसके वजह से थोड़ा कॉस्टली होता है। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि हर एक सामान मेड इन इंडिया रहे, ताकि हमारे देश को और ज़्यादा ग्रोथ मिले। अगर दोस्तों हम लोग जूट की बात करें तो अगर अभी हम लोग खादी ड्रेस पहनते और खादी कपड़े को एफोर्ड करते, जैसे हमारे पूजनीय गांधी जी खादी ड्रेस पहनते थे, मशीन से सूत काट के वो खुद अपना कपड़ा बना के खादी वस्त्र पहनते थे, अगर उसी तरह से हम लोग खादी वस्त्र पहनना स्टार्ट करें। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि हम स्मार्ट ज़िंदगी नहीं जिएंगे, हम स्मार्ट ड्रेसेज
या स्मार्ट कपड़ा नहीं पहनेंगे। दोस्तों हम स्मार्ट ड्रेस भी पहनेंगे, स्मार्ट कपड़ा भी पहनेंगे, लेकिन खुद का मैन्युफैक्चर इंडिया का होना चाहिए। हमारे खुद का जूट का उद्योग उसमें जाना चाहिए। हमारा जो रेशम की कपड़ा होती है वो रेशम की खेती हमारे इंडिया में, हमारे बिहार में होना चाहिए। दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि हम खादी वाले ड्रेस को भी अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं। जैसे दोस्तों मधुबनी कला, मधुबनी में बहुत सारे कला होते थे, बहुत सारे डिजाइन बनते थे, आखिर उस पर हम जैसे गेहूं की कटाई हुई या मक्का की कटाई हुई या धान की कटाई हुई, जिसमें किसानों को अपने अनाज का कम कीमत मिलता है, उसे कहीं ना कहीं स्टोर करके रखने पर की ज़रूरत पड़ जाती है, जिसकी वजह से उसे बहुत दिन रख नहीं पाता, जिसके कारण वो कम दाम में उसे बेचना पड़ जाता है। तो अगर दोस्तों हम गवर्नमेंट को डायरेक्ट रूप से बेचे तो अगर अच्छे दाम मिले, बीच में कोई दलाली नहीं आए, तो उससे भी हमें कुछ सुधार मिल सकते हैं और हमारे अनाज का अच्छा मुनाफा मिल सकता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों पक्षपाती व्यापार। कई किसानों के साथ पक्षपाती व्यापार होते हैं, जैसे जातिवाद या अपने परिवारवाद या अपने पड़ोसीवाद, जिसके कारण दोस्तों कहीं ना कहीं पक्षपाती हो जाते हैं बहुत सारे किसान के साथ, उसके अनाज का लेन देन में या उसके जो भी फसल करते हैं उसके लेन देन में। तो दोस्तों अगर हम पक्षपाती को रोक जाए तो इससे भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सुधार हो जाएगा। पॉइंट 3, तीसरा पॉइंट है दोस्तों बिजली और पानी की कमी। क्या होता है ना दोस्तों कि कभी कभी मौसम साथ नहीं देते हैं किसानों को, जिससे क्या होता है कि बारिश नहीं होती है, फसल में पानी चाहिए, जिसके कारण दोस्तों बहुत सारे समस्या से किसानों को जूझना पड़ता है। अगर हम उसको सही टाइम पे बिजली दे और बिजली की व्यवस्था कराए, कम कीमत पे, कम यूनिट पे बिजली की व्यवस्था कराए, तो किसान आसानी से अपने खेत का पटवन कर सकता है, जिससे किसानों को अपने खेतों में लगे फसल से क्षति नहीं होगा। होता है क्या दोस्तों, कभी कभी पैसे की तंगी के कारण वो किसान अपनी पटवन नहीं कर पाते हैं, जिससे उसे अपने खेतों में लगे फसल को यूं ही बर्बाद होना देने के लिए पड़ता है। तो दोस्तों अगर हम बिजली को सही टाइम पे और सही समय पे दिया जाए किसानों को, तो खेत को पटवन करने में कहीं ना कहीं किसान का हेल्प होगा। पॉइंट 4 दोस्तों, इसके बारे में बात हम पहले भी किए हैं और अभी भी कर रहे हैं कि उत्पाद और व्यापार के लिए सही प्रणाली की कमी। इसमें क्या होता है ना कि दोस्तों हम पहले भी बताए हैं कि किसान जो उत्पाद करते हैं खेती से, उसको सही जगह से व्यापार के लिए सही प्रणाली चाहिए, जैसे उसे बेचने के लिए सही प्रणाली चाहिए। कहने का मतलब मेरा यह है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए कहीं राइस मिल है या फिर कहीं मक्का से जो पॉपकॉर्न बनते हैं या कोई कुरकुरे बनते हैं उसका सही पैलेस हो, जैसे आलू का चिप्स बनते हैं, तो आलू जो किसान उत्पाद करते हैं तो सीधा अगर वो आलू के चिप्स का जो फैक्ट्री बनता है तो कहीं ना कहीं उसमें आलू यूज होता होगा। तो अगर दोस्तों हम उस आलू के फैक्ट्री के पास हम अपना आलू डायरेक्ट रूप से पहुंचाएंगे तो फैक्ट्री वालों हमको सही दाम लगाएगा। अगर उस बीच में दलाल को हटा दिया जाए तो हम लोग का होता है क्या दोस्तों, सही प्रणाली नहीं होने के वजह से हमारा रास्ते में ही बहुत सारे दलाल मिल जाते हैं, जिसके कारण हमें कम दामों में अपने फसल को बेचना पड़ता है। अगर हम डायरेक्ट कोई अच्छे फैक्ट्री के पास बेचे या अच्छे कंपनी के पास बेचे तो हमको अच्छे दाम मिलेगा। तो ये सबसे अच्छे मेन पॉइंट है दोस्तों, इस बात को हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। नंबर 5 और लास्ट पॉइंट है सरकार की सहायता की कमी। अगर सरकार भी सहायता अच्छे और सुचारू रूप से, सुचारू ढंग से अगर अपनी व्यवस्था को लगाए, बीच में दलाल को हटा दे, तो उससे कहीं ना कहीं किसान को ज़्यादा हेल्प मिलेगा। इसमें क्या होता है कि दोस्तों अगर किसानों को सही टाइम पे पूंजी पैसा नहीं होता है, जैसे खेत पटवन का टाइम है उस समय किसान के पास पैसा नहीं है, या
अनाज रोपने का टाइम है, उस समय किसान के पास पैसा नहीं है, तो अगर उस समय किसान को क्रेडिट कार्ड या कोई ऐसा मतलब लोन की सुविधा दिए जाए जिससे किसान बिना ब्याज के या बिना कोई ज़्यादा ब्याज दर से अगर किसान अपनी खेती को कर पाते हैं, तो ऐसा सुविधा को ज़रूर लाया जाए। तो दोस्तों बस इतना ही। आगे हम बात करेंगे कि किसान किस तरह से हमें बिजली भी दे सकती है, किसान किस तरह से हमें पेट्रोल भी दे सकते हैं, किसान किस तरह से हमको पैसा, ऊर्जा और खाना पीना भी दे सकते हैं। अगला वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आप वो वीडियो के लिए इच्छुक है, अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें और अपने बिहार को जागरूक करने के लिए बहुत सारे ग्रुप में फैलाएं ताकि सभी को जानकारी मिले और अपना बिहार सबसे आगे बने। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि 2024 में हमारा बिहार जिस तरह से हम डीपी में लगाए हैं, जिस तरह से थंबनेल में लगाए हैं, उसी तरह से हमारा बिहार बने और 2024 का सबसे उज्जवल बिहार हो। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में।